नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून की तो सबसे ज्यादा हालत खराब है। देश में सबसे ज्यादा संक्रमण से जूझ रहे 10 टॉप मोस्ट सिटीज में एक देहरादून भी है। बावजूद इसके नेता हकीकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री का ऐसा ही एक विवादास्पद बयान सामने आया है। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कोविड के मामले सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार टेस्टिंग ज्यादा करा रही है, जबकि हालत यह है कि उत्तराखंड में रोजाना 50,000 टेस्टिंग का आंकड़ा भी पूरा नहीं हो पाया है। की संख्या इसलिए भी ज़्यादा बढ़ी कि हम काफ़ी लोगों के चेक कर रहे हैं और जब ज़्यादा चेक होंगे तो निश्चित रूप से मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। जहाँ तक आप लोगों का कहना है कि भाई हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इस पर अब हम काफ़ी जन जागरूकता कर रहे हैं कि भाई कैसे हम डेथ रेट को रोका जा सके। और एक बड़ा निर्णय हमने किया है कि अब गांव-गांव तक हर परिवार को एक किट दी जाएगी और उस किट में सारी प्रकार की दवाइयाँ होंगी। ऋषिकेश में नाभा हाउस प्राथमिक स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने हंगामा कर दिया। यहां पर सुबह से इंतजार कर रहे लोगों का सब्र का बांध उस वक्त टूट पड़ा जब विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। विधायक की बात नहीं करना चाहते। बताएंगे हम बात करना चाहते हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप टाइम से आ नहीं सकते हैं तो आपने क्यों हम लोग को खड़ा कर रखा है? क्या अधिकार है आपको? तुम लोग की वजह से हम 2.5 घंटे से खड़े हैं। इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ रहो। जब आप टाइम से आ नहीं सकते हैं तो आपने क्यों हम लोग को खड़ा कर रखा है? क्या अधिकार है आपको? वहीं हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में बने वैक्सीनेशन सेंटर में अव्यवस्थाओं के कारण हंगामा हो गया। यहां 11 बजे तक भी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए एक साथ सैकड़ों लोग पहुंच गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहाँ चले जाओ। जब हम 10 बजे वहाँ से यहाँ आए तो हमने लाइन लगाई हुई। कितनी देर से हमें यार चेक होने के बाद हम उधर गए, उन्होंने मना कर दिया हमें। अब देखो वो सब बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग। हम बेवकूफ़ है सर। 8:30 बजे से बेटा बैठाया हुआ है घर पे, बच्चे 2 मेरे। कितने बजे पता चला था आपको? यहाँ सर मैंने 10 बजे, कल की मेरी बुकिंग थी कि 10 बजे मेरे को यहाँ लगेगी। आज वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के राधा स्वामी सत्संग भवन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोशिश होगी कि पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन किया जाए। पहली तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन था पूरे देश के अंदर और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु के नौजवानों को, युवतियों को वैक्सीन लगाना। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये तय हुआ तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने ये तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारंभ हो रहा है और बड़ा उत्साह है नौजवानों में। वहीं देहरादून के राधा स्वामी वैक्सीनेशन सेंटर में अव्यवस्था भी दिखाई दी। यहां पर 2 घंटे सर्वर डाउन होने से लोगों को टीके के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि लोग यहां पर सुबह से ही पहुंचने लगे थे। मीडिया कर्मियों को भी यहां पर टीका लगना था, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी सेंटर पर सीएम तीरथ सिंह ने वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड में सिर्फ मई महीने में कोविड से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 20 साल में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग ना के बराबर ही कुछ हुआ है। देहरादून का दून अस्पताल, हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल या श्रीनगर का बेस हॉस्पिटल हो, 20 साल में उत्तराखंड के 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के हालात लगभग ना के बराबर ही सुधर सके हैं। दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन बिल्डिंग नहीं बन सकी। हल्द्वानी में 1997 में बने सुशीला तिवारी अस्पताल के बाद कोई अस्पताल नहीं बना।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जबकि नैनीताल का बीडी पांडे और पौड़ी का जिला अस्पताल तो राज्य बनने के बाद कुछ खास नहीं कर पाया। इसके साथ ही अस्पताल में स्टाफ की कमी तो अभी तक चली आ रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। डॉक्टर्स की कमी जरूर है, पूरे देश में कमी है, और फिर भी हमारी सरकार ने एक एक डॉक्टर हर हॉस्पिटल में भेजने का प्रयास किया था, वो इस समय है। अभी पैरा मेडिकल स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं, कई चीज़ों में कमी जरूर है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अभी भी अपनी सरकार के गुणगान करने से नहीं थक रहे हैं। तो मैंने पूरे प्रदेश का 4 साल तक दौरा किया। कम से कम 44 मैंने CSC बनाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड के, 20 बेड के, कई संयुक्त चिकित्सालय बनाए, कई जिलों में जिला चिकित्सालय बनाए, तहसील चिकित्सालय बनाए, उच्चीकृत किए, कई PSCओं को उच्चीकृत किया। आज हालात बद से बदतर हैं। जहां तक जन स्वास्थ्य की बात है, तो चाहे हम कोई राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की बात करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स की बात करते हैं, या अपने स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर अपनी नज़र डालते हैं, तो ये पाते हैं कि पिछले 20-21 वर्षों में उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर उस किस्म का काम नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया है जिस किस्म का एक किस्म से जो स्तर प्रदेश का होना चाहिए था। कोरोना तो शायद आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल खुद को कोरोना से बचाकर चल रहे नेता 2022 में फिर बेशर्मी से वोट मांगने से नहीं चूकने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना संकट में एम्बुलेंस में चल रही लूट का खुलासा न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। हमने 28 अप्रैल को दिखाया था कि कैसे एम्बुलेंस वाले 5 गुना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। इस खबर के बाद से देहरादून प्रशासन में हड़कंप मच गया था। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला परिवहन विभाग को एम्बुलेंस की दरें फिक्स करने की बात कही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अभी तक एम्बुलेंस के रेट ही नहीं तय हो पाए हैं। नहीं, देखिए, एम्बुलेंस को लेकर के अगर अभी कोई शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसकी डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी काफ़ी हद तक उसे स्ट्रीमलाइन किया गया है और रेट्स के लिए जो है परिवहन विभाग को भी भेजा गया है, जिससे कि वो रेट्स जो डिसाइड हो जाते हैं तो उसको फिर चस्पा भी कर दिया जाएगा कि उसी रेट पर ही लोग एम्बुलेंस को ले पाएंगे। ऋषिकेश में एक फिजियोथेरेपिस्ट गिरफ्तार किया गया है जो ऑक्सीमीटर और ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहा था और उन्हें महंगे दामों पर बेच रहा था। मंगलवार से कोविड कर्फ्यू के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। 18 मई तक चलने वाले कर्फ्यू के दौरान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यानी 3 घंटों के लिए आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इस दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके चलते सोमवार यानी कि आज शराब की तमाम दुकानों पर लोगों का जमघट लग गया। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि नैनीताल से हल्द्वानी के बीच ज्योली कोट के एक शराब की दुकान पर लंबी लाइन लगी हुई है और बाकायदा शराब के शौकीन अपने साथ गाड़ियां लेकर आए हैं ताकि वो 1 हफ्ते का स्टॉक गाड़ियों में ही ले जा सके। 11 मई से कर्फ्यू लागू होने की सूचना के बाद से बाजारों में खरीदारी करने के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोटद्वार शहर के तमाम मार्केट में इसी तरह के हालात हैं, तो वहीं सड़कों पर जाम के हालात भी बने हुए हैं। इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 11 मई से नए प्रतिबंधों के साथ प्रदेश में कर्फ्यू लागू किया हुआ है। हरिद्वार में सुबह से ही दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दी। पिछले साल हुए लॉकडाउन के डर से लोगों में राशन खरीदने की होड़ लग गई। दुकानों पर भीड़ उमड़ने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ। सड़क पर भी जाम जैसे हालात दिखाई दिए। भैया अभी लास्ट सुनने में आया, न्यूज़ में आया है कि भाई 13 मई को शॉप खुलेंगी, तो 2 दिन के गैप में जिन लोगों ने सोचा कि सामान लेना है तो अब सामान भर लें अपने घर में। इसी चक्कर में सब आप देख रहे हैं शॉप्स में भीड़ है। और ये क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन के चक्कर में आदमी सोच रहा है कि सामान नहीं मिलेगा, तो सामान के चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हैं।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ऑक्सीजन की किल्लत पर कहा कि राज्य की मौजूदा हालत में 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन चाहिए। वर्तमान में राज्य को 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन सप्लाई हो रही है। इसके अलावा 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से मिल रही है। बाकी के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं उनसे भी आने वाले दिनों में 4 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो अतिरिक्त कोटा अलॉट किया है उसको भी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो बेड ऑक्युपाइड हैं, जो भरे हुए हैं, उनके लिए हमें लगभग जो है 130 मीट्रिक टन चाहिए और अभी हमें जो उपलब्ध है वो 126 मीट्रिक टन जो है औसत के हिसाब से प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है और 5 मीट्रिक टन जो है जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो प्लांट्स लगे हैं उससे उपलब्ध हो रहा है। कोविड के बढ़ते आंकड़ों के बीच आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सफाई दी है। सचिव अमित नेगी का कहना है कि पिछले 1 साल में हमने कई संसाधन जुटाए हैं। सचिव स्वास्थ्य ने आंकड़े देते हुए कहा कि पिछले साल मार्च में जहां हमारे पास 671 ऑक्सीजन बेड थे, इस साल उनकी संख्या बढ़कर 5,500 पहुंचा दी गई है। मतलब आपको देना चाहूँगा हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स का। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे मार्च 2020 में 673 थे, 673। आज की डेट में हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 5,500 के ऊपर है। तो 673 से ही आंकड़ा हमारा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का 5,500 बढ़ गया है। इसी प्रकार से हमारे आईसीयू 216 थे मार्च 2020 में और अब ये आंकड़ा बढ़ के 1,390 हो गया, 1,390। तो आईसीयू में हमारे सब्सटेंशियली बढ़े हैं। इसके बाद जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हमारे डिफरेंट फैसिलिटीज़ में लगे थे, मार्च 2020 को ये आंकड़ा 116 था, 116। उत्तराखंड में कोरोना के केस में बीते 24 घंटे में काफी कमी आई है। राज्य में कोरोना के 5,541 नए केस आए हैं, जबकि 168 लोगों की मौत हुई है, जो अपने आप में अब तक एक दिन में हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं। वहीं राज्य में कुल एक्टिव मामले 74,000 के पार हो गए हैं, जबकि 4,887 मरीज ठीक हुए हैं। कोविड काल में इन दिनों फलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। फल सब्जी के लिए मंडी प्रबंधन रोजाना रेट लिस्ट जारी कर रहा है, लेकिन फुटकर तक आते आते इनके रेट 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जाने जाने वाले रसीले फलों की इन दिनों काफी मांग है, लेकिन इन फलों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी भी हो गई है। संतरे, नारियल पानी, कीवी को कोविड के वक्त में डॉक्टर्स खाने की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ कीवी ही इस समय 60 रुपए का एक मंडी में मिल रहा है, जो फुटकर में आते आते 70 रुपए तक बिक रहा है। आइए एक नजर में देखते हैं थोक मंडी के रेट और देहरादून और हल्द्वानी के बाजार में बिक रहे फलों के क्या दाम हैं। नारियल पानी थोक मंडी में 70 रुपए का मिल रहा है, वहीं देहरादून में 80 तो हल्द्वानी में 100 रुपए में बिक रहा है। थोक में अनार 130 रुपए में मिल रहा है, देहरादून में 140 तो हल्द्वानी में 160 रुपए का अनार मिल रहा है। संतरा थोक में 130 रुपए में मिलता है, देहरादून में ये 150 रुपए का हो जाता है और हल्द्वानी में 150 से 170 तक की कीमत देनी पड़ती है। यही हाल मौसम्बी, अंगूर और नींबुओं का भी है, जिनके दाम थोक मंडी से बाजार आते आते 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। फल सब्जियों के रेट डबल हो रखे, पर क्या करें, इस दिनों में जिस तरह से चल रहा है ये इन लोगों का भी सही है, इनको भी मिली इस रेट में रहो तो भी हमें लगा ही रहे, हम लोग भी खरीद रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, क्या करें। इस टाइम कीवी या नारियल थोड़ी महंगी है साहब, बीमारी के लिए थोड़ी महंगी हो रही है। मंडी निरीक्षक कहते हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र से आने वाले फल मंडी तक कोविड कर्फ्यू के चलते नहीं पहुंच पा रहे। लोगों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो पा रही है। नॉर्मल दिनों की अपेक्षा थोड़ी सप्लाई में कमी है, क्योंकि सीट्रस फ्रूट्स बेसिकली आपकी मौसमी हो गई, संतरे वगैरह हो गए, ये दिल्ली के टर्मिनल मार्केट से ही आते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी कोविड की स्थिति के कारण वहाँ कर्फ्यू चल रहा है। इस वजह से वहाँ थोड़ी से कम, जैसे हमारे सपोज अगर 10 गाड़ी का आता था तो बिल्कुल 10 हाफ आ रही हैं वहाँ से। फलों के आसमान छूते दाम से आम आदमी की जेब ढीली हो रही है, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन फलों का सेवन भी जरूरी है, जिससे लोग ऊंचे दामों पर फल खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
पुलिस ने 5 किलो से ज्यादा की चरस के साथ एक तस्कर को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया तस्कर पहले भी तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।